नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों महाराष्ट्र में पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं, तो दूसरी तरफ सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत पुरजोर है। इस बयान को लेकर के सत्ताधारी महायुति में भी विरोध देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर के दो गुट बनते दिखाई दे रहे हैं। एक वो गुट है जो इसके समर्थन में है, दूसरा वो गुट है जो कि इसके खिलाफ है। जो गुट बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के खिलाफ है, उसमें राज्य के मौजूदा डिप्टी सीएम और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार और भाजपा नेता पंकजा मुंडे जैसे नाम शामिल हैं। एक तरफ विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, तो दूसरी तरफ महायुति के नेता भी इस नारे से दूरी बना रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार, बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ ही समय पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान ने भी इस नारे को अप्रासंगिक बताया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रगति हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले बटेंगे तो कटेंगे नारे पर अजित पवार ने जो दोबारा से विरोध किया है वो बयान पहले आप सुनिए। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। तो प्रगति, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि पवार ने बयान दिया है कि उस पर हम बात करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, पर अजित पवार ने दोबारा से प्रतिक्रिया दी है और विरोध किया है, क्योंकि भाजपा के नेता जहां एक तरफ कहते हैं कि पीएम मोदी का जो बयान आता है कि सबका साथ सबका विकास, तो लेकिन अब ये एक तरफ के ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? जी, अगर हम देखें तो एक समय था जब बीजेपी की तरफ से अच्छे दिन आएंगे जैसे बयान दिए जाते थे, विकास के बयान दिए जाते थे, लेकिन अब जो राजनीति देखी जा रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, या हम कह लें कि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से, जिन्हें सारे समुदाय को एक करके चलना चाहिए, उनकी तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये साफ करते हैं कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है। अगर हम देखें तो जिस तरह से विरोध देखा जा रहा है देश में, पूरे देश भर में बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए इस तरह के नारे निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने क्वेश्चन पूछा है कि अजित पवार दोबारा विरोध कर रहे हैं, तो अजित पवार इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो एक सेकुलर लेकर चलते हैं और मुस्लिम समुदाय उनका एक बड़ा वोट बैंक है। तो इस वजह से अजित पवार को कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है महाराष्ट्र में, जिस तरह से बटेंगे और कटेंगे के नारे दिए गए हैं महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से, या हम कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अजित पवार के लिए घाटा हो सकता है। इसलिए अजित पवार उसका शुरुआती दिन से ही विरोध कर रहे हैं और एक बार फिर से उनकी तरफ से विरोध के सुर देखे गए हैं। और अगर हम बात करें पंकजा मुंडे के, तो वो भी इस तरह से विरोध करती हुई इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि उनका भी जो एक वोट बैंक है वो भी मुस्लिम समुदाय से आता है, तो कहीं ना कहीं ये मतभेद पैदा हो सकते हैं और इससे जो और दल है, या कह लें कि बीजेपी के सहयोगी है, महायुति में जो गठबंधन बना हुआ है, उसको कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है बीजेपी की तरफ से। तो महायुति पर इस वक्त जो तलवार लटकी हुई है वो कहीं ना कहीं ये कहती है कि आगे आने वाले नतीजे कुछ ना कुछ फेरबदल कर सकते हैं और महायुति में दरार पड़ सकती है। अच्छा प्रगति, जो बीजेपी के जो ये बयान आ रहे हैं इस तरह के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो खुद ही इसका विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले पंकजा मुंडे ने भी इसका विरोध किया था, और अब हाल ही में जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान ने भी इसका विरोध किया, और उन्होंने कहा है कि ये जो बयान है ये अप्रासंगिक बयान है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो सबसे पहले शुरुआत अजित पवार से हुई थी, अजित पवार ने विरोध किया, लेकिन अब अगर बीजेपी के नेताओं की तरफ से विरोध आ रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि बीजेपी जनता को साधने की बात किया करती है, कि वो जनता को साध रही है, जनता के हित की बात कर रही है, लेकिन इस वक्त वो सहयोगियों को भी नहीं साध पाई है और खास करके अपने कार्यकर्ता या अपने नेता जो बीजेपी में खुद शामिल है उनको भी नहीं साध पाई है। इसलिए उनके ही बयानों से मुखर हो जा रहे हैं उनके ही नेता, और उनसे हटकर अपनी चीजें रख रहे हैं, अपने बयान रख रहे हैं और साफ साफ उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि अब बीजेपी की जो विचारधारा है वो खुद के समर्थकों से भी अलग हो चुकी है, इसलिए उनके समर्थक भी उनसे अब टूट रहे हैं। अच्छा प्रगति, जहां कई नेता हैं जो बटेंगे के कटेंगे का विरोध कर रहे हैं इस बात का, लेकिन फडणवीस जो हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भी हाल ही में कहा है कि ये जो नारा है वो महाविकास अघाड़ी के लिए एक चुनावी कैंपेन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी जो हैं वो इसको गलत तरीके से उसको ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कटेंगे और बटेंगे का जो असली मतलब है वो ये है कि हमको साथ रहना है, वो मतलब इस तरह की सफाई दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम देखें तो सिमरन जी, जिस तरह से फडणवीस का बयान सामने निकल कर आया, देवेंद्र फडणवीस का, वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो
जो जातिवाद में जो अलग हो रहे हैं भारत के लोग, उसको एक करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हर राज्यों में इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी के ही तमाम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि देवेंद्र फडणवीस जो बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सुलझी हुई बातें नहीं है। और साफ तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस ने सही मायने में अजित पवार का ही विरोध किया है। उन्होंने अजित पवार के बयानों का विरोध करते हुए साफ साफ यही कहा है कि अजित पवार बहुत लंबे समय से उन लोगों के साथ थे जो हिंदू विरोधी लोग थे। यानी कि उनका साफ साफ यही कहना था कि इंडिया गठबंधन के साथ थे तो वो लोग हिंदू विरोधी थे, इस वजह से उनकी मानसिकता ये बन चुकी है। लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ रहते रहते वो इस मानसिकता में उभर जाएंगे कि बटेंगे और कटेंगे जैसे नारों में वो अपनी सहमति देने लगेंगे। लेकिन अजित पवार जिस तरह से बगावती तेवर दिखा रहे हैं या हम कह लें कि खिलाफत वाली राजनीति पर आ रहे हैं, उससे ये नहीं लगता है कि अजित पवार अपने बयानों से कभी भी मुखरने की कोशिश करेंगे या इस तरह के बयानों में बीजेपी का साथ देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने ये पूछा कि देवेंद्र फडणवीस क्यों साथ दे रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस अगर हम देखें तो बीजेपी के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और अमित शाह इस वक्त जिस तरह से बार बार देवेंद्र फडणवीस के नारे लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को ये उम्मीदें हैं कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बना सकती है महाराष्ट्र में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस इस चाह में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और जो सहयोगी इस नारों का विरोध कर रहे हैं उनके विरोध में जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। प्रगति, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, उसके बाद हम बातचीत को समाप्त करेंगे। बीजेपी के जो पहले नेता थे वो पीएम मोदी को लेकर के काफी ज्यादा उनके नाम पर वोट लेते थे कि मोदी हैं तो मुमकिन है अच्छे दिन आएंगे। और लेकिन अब मोदी का जो मैजिक है वो चलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब मोदी के नाम पे वोट नहीं लिए जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी को क्यों डर लग रहा है पीएम मोदी के नाम से वोट लेने पर? जी बिल्कुल, अगर ये चीज हम देखें तो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर जो था सिमरन जी, अगर हम देखें तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा था, पर जो नतीजे आए उस चेहरे का कोई फैक्टर काम नहीं किया जनता के बीच में, क्योंकि जनता चेहरे पर वोट नहीं दे सकती है ना। जनता आपके कार्यकाल पर वोट देगी, आपने जितना काम किया है उसके हिसाब से वोट देगी, क्योंकि आपने अच्छे दिन की बात की थी, आपने विकास लाने की बात की थी, पर अच्छे दिन कहीं दिखे नहीं। और जनता अब ये समझ गई है कि जो जुमलेबाजी की जाती है या जो भी चुनावी वादे किए जाते हैं उसमें कौन सी पार्टी उतरती है, कौन सा गठबंधन उन कार्यों को पूरा करता है, वो जनता अब समझ चुकी है। इसलिए कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो वो एक मजबूत विपक्षी गठबंधन या विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। इसलिए जो वोट बैंक था बीजेपी का वो छटक गया बीजेपी से। और कहीं ना कहीं अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भी अब इस नतीजों पर आ चुके हैं, या हम कह लें कि इस तरह के उनके बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई जा रही है। उनके बयानों को आप सुन लीजिए, अगर सीएम योगी के बयानों से वो मेल खाते हुए नजर आते हैं, भले से उनके शब्द थोड़े बदल गए हों, थोड़े सेफली उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया हो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे, लेकिन अगर देखें तो झारखंड में भी उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, आपकी बेटी को ले जाया जा रहा है या रोटी बेटी माटी जैसे बयानों को उनको अगर हम देखें तो उनके पास भी अब कोई मुद्दा नहीं बच गया है। और पीएम मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उसी दिन से उठने लगे जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, क्योंकि हर जगह केवल उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा गया। और जब उनका फेस फैक्टर नहीं काम किया तब अब ये समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी का जो जादू चल रहा था या बीजेपी वाले जिस जादू पे पूरा खेल खेलने वाले थे वो खेल अब कामयाब हो नहीं पा रहा है और वो जादू अब फीका पड़ रहा है। ये मैजिक अब कभी चलने वाला नहीं है। और ये झारखंड और महाराष्ट्र के जो नतीजे आएंगे, कहीं ना कहीं ये संभावनाएं हैं कि ये जादू अब फेल होने वाला है। प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे जो हैं वो 23 नवंबर को आएंगे। अजित पवार की एनसीपी महायुति गठबंधन का हिस्सा है। अजित पवार का कहना है कि हमारा जो इरादा है वो महायुति के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना है और हम उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार को वापस लेके आए। इसके साथ ही अजित पवार जो है उनका जो कहीं ना कहीं वो खिलाफत की राजनीति पे उतर आए हैं। अजित पवार के बगावती तेवर हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इस बातचीत में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको बातचीत हमारी पसंद आई हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अभी के लिए धन्यवाद।